बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। राजा साहब का मेरे लिए हुक्म भी था कि इनके दोस्तों की मेज़बानी मैं खुद करूं और राजा साहब की कमी महसूस ना होने दूं। राजा साहब के एक दोस्त रफ़ीकुल इस्लाम इनकी गैर मौजूदगी में अक्सर रंगा माटी आने लगे। मेहमानों की मेज़बानी में इन्हें शराब भी पेश की जाती थी। राजा साहब ने मुझसे शादी के बाद मुझे भी अपनी मैं नोशी में शरीक कर लिया था। मैं शराब की आदी तो नहीं, लेकिन इनकी गैर हाज़िरी में जब तबीयत बेहद उकता जाती तो कभी कभी अकेले में पीने लगी। रफ़ीकुल इस्लाम जब भी रंगा माटी आते तो अपने साथ स्कॉच विस्की का एक कार्टन ज़रूर लाते, क्योंकि राजा साहब से इनके गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे। सन 67 के मौसम सरमा में एक शाम में अकेले ही पी रही थी कि रफ़ीकुल इस्लाम आ गए। मैं इस रोज़ इन तन्हाई के एहसास को मिटाने के लिए दोपहर से ही पी रही थी, लेकिन पीने से ये एहसास दो चंद हो गया। रफ़ीकुल इस्लाम मेरी मैनोशी को बांप गए और मुझे खुद पिलाने लगे, तो मुझे भी साथ देने पर मजबूर करने लगे। पहले तो मैं इनकार करती रही, लेकिन एक तो शराब के नशे में और दूसरे रफ़ीकुल इस्लाम के मुसलसल इसरार करने पर आखिरकार हथियार डाल दिए। हमारी ये महफिल खासी देर तक जारी रही। शराब के नशे में मेरे होशो हवास बिल्कुल मुअत्तल कर दिए थे। मेरी इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए रफ़ीक ने खादमाओं को वापस भेज दिया। मैं नशे में इतनी मदहोश थी कि मेरे सुध बुध जाती रही। सुबह जब नशा उतरा तो एहसास हुआ कि रफ़ीक रात भर मेरी इज्जत से खेलता रहा। नशे ने इसकी हालत भी गैर कर रखी थी और सुबह हमारी ऐसी हालत थी कि हम एक दूसरे से आंखें चार करने से भी कतरा रहे थे। रफ़ीक ने तो इसी दिन वापस चला गया, लेकिन मुझे रात के गुनाह का ऐसा तोहफा दे गया जो 9 माह बाद सोनिया की शक्ल में दुनिया में आ गया। जब एक गुनाह सरजद हो जाए तो इसे छुपाने के लिए मज़ीद गुनाहों की एक लड़ी बन जाती है। मैंने अपने हमला होने को पहले तो सबसे छुपाया, लेकिन जब ये मुमकिन ना रहा तो अपनी एक ख़ास खुदामा और कबीले की एक दाई को मजबूरन राजदार बनाना पड़ा। मैंने रफ़ीक को ख़त लिख कर बुलवाया, क्योंकि इस रात के हादसे के बाद इसने रंगा माटी आना बिल्कुल छोड़ दिया था। मेरी ज़चगी के 15वें रोज़ रफ़ीक रंगा माटी आया तो मैंने बच्ची इसके हवाले की, क्योंकि रंगा माटी में इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन था। रफ़ीक बच्ची को लेकर खलना चला गया और बकौल इसके इस बच्ची की परवरिश के लिए एक आया और गवर्नस रख ली। वक्तन फ़वक्तन वो यहाँ आकर मुझे सोनिया की खैरियत से आगाह करता रहा। मैंने ज़चगी से फराखत पाने के बाद खादमा और दाई, जिन्हें राजदार बनाने के बाद हवेली से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, अपने खादम को भारी रकम के इवज़ ठिकाने लगवा दिया। राजा साहब सन 70 के गए हुए फिर कभी रंगा माटी न आए। सकूते ढाका के बाद मेरा बड़ा बेटा सरदार बन गया। इसने कभी इस बात का इजहार तो नहीं किया, लेकिन इसके रवैये से मुझे महसूस होता था कि इसके कान में बच्ची की पैदाइश होने की भनक पड़ चुकी है। कई बार जब मैंने इसकी बेरहमी पर इसे टोका तो इसने बड़ी हकारत से मुझे जवाब दिया कि मुझे नसीहत करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। रफ़ीक आज से 1 बरस कबल आखिरी बार यहाँ आया था और इसने मुझे बताया कि सोनिया को इसने कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया है। अब सोनिया तकरीबन 9 बरस की हो गई है। इसे देखने और मिलने को मैं हर वक्त तड़पती रहती हूँ और अब पाकिस्तान जाते वक्त इसे मिलना और अगर मुमकिन हो तो इसे अपने हमरा ले जाना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल खुफिया तौर पर मेरा छोटा बेटा अभी तक इस सारे वाक़े से लाइल्म है। मैंने तुम्हें अपना राजदार बता दिया है और अब ये तुम पर मुनसर है कि तुम मेरे साथ क्या सलूक करो। मेरी ख्वाहिश है कि सोनिया भी खुफिया तौर पर मेरे साथ इस रिश्ते को न जानते हुए हमारे साथ पाकिस्तान चले और वहां तुम इसे किसी अच्छे बोर्डिंग हाउस में दाखिल करवा दो।
मेरे पास इतनी बेशकीमत जवाहरात हैं जिन्हें बेचकर तुम इसकी आइंदा सारी जिंदगी की आसाइश इसे दे सकते हो। रानी ने बात खत्म की और अपनी बात का रद्द अमल देखने के लिए सर उठाया और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। अपना सबसे बड़ा राज मुझे बताकर इसके चेहरे पर नुमाया तनाव और घबराहट खत्म हो चुकी थी। मुझे यूं महसूस होता था कि मुझ जैसे मनोबोझ इसके सीने से हट गया हो और वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। मेरी शुरू जिंदगी से ये असूल या बेहतर अल्फाज में फितरत है कि कोई इंसान भी जब अपने असल हकीकत से आगाह करके मदद तलब करे तो मैं इससे भरपूर तावन करते हुए हर किस्म की हदूद में फलांग जाता था, और इसके बरअक्स जो अकड़ जाए और मुखालफत पर आए इसे जब तक निस्तो नाबूद न कर दूं मुझे चैन नहीं आता था। मैंने रानी से वादा किया कि सोनिया तक यकीनन हमारे साथ पाकिस्तान जाएगी और इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसकी रिहाइश और आला तालीम का इंतजाम कर दिया जाएगा और राजा को इस बात की भनक भी न पड़ेगी। मैंने रानी से पूछा कि क्या रफीकुल इस्लाम के लिए इसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा है, क्योंकि मुझे खदशा है कि सोनिया को हमारे साथ भेजने में वो पसो पेश करेगा और अपने मकसद के असूल के लिए हमें शायद इससे सख्ती करनी पड़े। रानी ने कहा, तुम नरम गोशे की बात करते हो, इसकी जलालत खुद गर्जी और मेरे हवस मुअत्तल करके जो जुल्म इसने मुझ पर किया इसके बायस अब तक मैं और मेरी बेटी आग में झुलस रहे हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं इसके जिस्म के बेशुमार टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूं। इस भयानक रात के बाद वो जब भी मुझे मिलने आया मैंने इससे बात करना भी महसूस इसलिए गवारा किया कि क्योंकि मेरी बेटी इसके कब्जे में थी। हर बार वो मेरी बेटी के अखराजात पूरे करने के गर्ज से मुझसे कीमती जवाहरात ले जाता रहा, हालांकि वो खुद खासा साहिब हैसियत और असर और रसूख का मालिक है। सोनिया की पहचान के लिए मैंने जब रानी से पूछा तो इसने मुझे सूटकेस से निकालकर एक तस्वीर दी। मेरी बेहद मिन्नतों के बाद आज से 1 बरस पहले इसने मुझे सोनिया की ये तस्वीर दी थी। ये एक 8-9 साल बच्ची की तस्वीर थी जो कॉन्वेंट स्कूल की यूनिफॉर्म पहने थी और इस बच्ची की शक्ल माँ से बेहद मिलती थी। सोनिया की दाएं बाजू पर पैदाइशी एक बड़ा स्याह निशान है। इस निशान से आपको सोनिया की शिनाख्त में दुश्वारी नहीं होगी। रानी अगरचे मुझे सब कुछ बता चुकी थी लेकिन अपना राज बताने के बावजूद मुझसे आंखें चार करने से कतरा रही थी। मैंने भी इसे इस मुश्किल से निकालने के लिए उठते हुए इसे दोबारा भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि अब इस मौजू पर तभी बात करेंगे जब सोनिया हमारे साथ होगी। ये कहकर मैं इसके केबिन से बाहर आ गया। मैं सोच रहा था कि हालात की सितम ज़रीफी ने मुझे इस तरह घेर रखा है कि एक मुश्किल से अभी छुटकारा भी नहीं होता कि दूसरी गले पड़ जाती है। रानी और सोनिया के मामले का अगरचे मेरी असल मुहिम से कोई वास्ता न था और मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करने से साफ इनकार भी कर सकता था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि इन मजबूर माँ बेटी की मदद करके शायद मेरे गुनाहों और सैकड़ों इंसानी जिंदगियों को ख़त्म करने का कुछ कफारा अदा हो जाए, या कम अज़ कम मेरे दिल पर इतनी इंसानी जिंदगियों के इख्तिलाफ से पड़े बोझ में कुछ कमी आ जाए। बांग्लादेश में अंदरूने मुल्क चलने वाले स्टीमर चपटे होते हैं और इनके अकबी हिस्से में लकड़ी के चपटे शैतीरों से बना एक बहुत बड़ा गोल पंखा नुमा चक्कर जिसका कुछ हिस्सा पानी में होता है स्टीमर इंजन से चलता और पानी को पीछे धकेलता है, स्टीमर को आगे बढ़ाता है। चपटे पैंदे की वजह से स्टीमर कम गहरे पानी में भी जा सकता है और इसकी रफ्तार भी निस्बतन थोड़ी होती है। चिटागंग से रवाना होकर और सारे जनूबी बांग्लादेश का चक्कर काटकर चौथे रोज शाम को यह स्टीमर दरियाए पमाल के डल्टे की एक बड़ी शाख के करीब हिरन घाट पर लंगर अंदाज हुआ। यहां से पानी और ईंधन लेकर अगले रोज हम दोपहर फिर
दरियाए पंधार में दाखिल हुए। यहाँ कप्तान की महारत देखने का मौका मिला। डेल्टा में पानी की गहराई बहुत कम और जगह जगह पानी में मिट्टी के ढेले पानी से सर निकाले दिखाई देते थे। इन टीलों से बचते हम बिला आखिर इस मकाम पर पहुंचे जहां दरियाए पलहद एक भरपूर दरिया की सूरत में यकजा बहता है। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर इसी दरिया के किनारे खलना वाक़या है। हमारे बाएं जानिब करीब ही भारतीय सरहद थी और हम सुंदरबन में दाखिल हो चुके थे। दुनिया भर में दो कदीम तिलिस्म मशहूर हैं, एक सहरा का और दूसरा जंगल का। शहर का तिलिस्म देखने का मौका तो मुझे बहुत बाद में मिला, जब मैं सन 78 के आखिर में बसिलसिला मुलाजमत सऊदी अरब गया। लेकिन जंगल का तिलिस्म अब मैं और मेरे साथी देख रहे थे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घना जंगल और शिकारगाह दरियाए पंधा के दोनों अतराफ मीलों तक फैला हुआ था। हमारा स्टीमर पानी के बहाव की उल्टी जानिब आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा था और मैं और मेरे सारे साथी अर्शे पर खड़े इस होशरुबा जंगल का नजारा कर रहे थे। किसी जगह दरिया का पाट इतना चौड़ा हो जाता कि जंगली चीते जस्त भर का स्टीमर तक आ सकते थे और कहीं पाट की चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती कि स्टीमर से दोनों किनारे 25 मीटर से भी ज्यादा दूर हो जाते। बांस की मखसूस खुशबू सी फिजा में फैली हुई थी। कई बादबानी कश्तियां भी दरिया में चल रही थी, जिनमें से कुछ पर या तो सामान खरीदो फरोख्त लदा हुआ था और बाज मछेरों की थी। 2-3 लांचें भी हमारे पास से गुजरी। जंगल इतना घना था कि हम दोनों अतराफ में सिर्फ किनारों पर उगे दरख्त ही देख पाए, लेकिन इनके पीछे क्या था हमें इनका बाखूबी अंदाजा हो गया था। हमें कई बार दरिंदों मसलन शेर और चीतों की दाड़ें भी सुनाई दी। एक मकाम पर हाथियों का गोल भी गुजरते हुए महसूस हुआ, क्योंकि सूखे पत्तों के चुरमुराने की इतनी ज्यादा और मुसलसल आवाज आई जैसे इन पर मुतअद्दिद बारी बरकम कम वजन पड़ रहा हो। नेज हवा चलने से दरख्तों की सरसराहट और इस माहौल ने मिलकर ऐसा समा बांध दिया था जैसे लफ्ज में बयान नहीं किया जा सकता। दोनों अतराफ के जंगल में कहीं कहीं पगडंडियां भी दिखाई दी। ये गालबन इन छोटे छोटे देहातों की बासियों की गुजरगाह थी, जिनके गांव जंगल के शुरू में ही वाक़या थे। दोनों किनारों पर ये पगडंडियां एक दूसरे के आमने सामने थी और यहीं पर छोटी कश्तियां भी थी जो इन देहातों में रहने वालों को दरिया के पार लेकर जाती थी। स्टीमर का कप्तान भी हमारी इस जंगल में महवत को देखकर हमारे पास आ गया और इसने बताया कि असल जंगल तो दोनों किनारों से 1-1 मील अंदर से शुरू होता है। ये तो दरिया के किनारे पर उगे दरख्त हैं और यहाँ के देहात इसी 1 मील के अंदर वाक़या हैं, वरना असल जंगल तो इतना घना है कि स्वाय इक्का दुक्का शिकार पार्टियों के कोई भी अंदरूनी हिस्से में जाने की जुर्रत नहीं करता और ये देहाती मछली पकड़कर और बांस काटकर अपनी रोजी कमाते हैं। 7 घंटे के सफर के बाद जंगल छिदरा होना शुरू हुआ और चंद मील मजीद आगे बढ़ने पर खलना आ गया और स्टीमर घाट पर लंगर अंदाज हो गया। मैं खलना में अपनी मुलाजमत के दौरान एक मरतबा आ चुका था। इन दिनों यहाँ का सलीम होटल बहुत मशहूर था और इसी होटल में चंद रोज में मैंने क्याम किया था। स्टीमर के कप्तान ने मुझे बताया कि इस होटल का मालिक सुकूते ढाका के बाद या तो मगरबी पाकिस्तान चला गया या फसादात में मारा गया। होटल अब भी मौजूद है, लेकिन मालिक कोई हिंदू था। हम सब ने इसी होटल में खुद को बांग्लादेशी, भारतीय और आसामी जाहिर करते हुए कमरे लिए और रात हमने आराम करने में गुजारी। मैंने रानी के भेद को जाहिर न करते हुए कैसर से कहा कि हमारे खलना आने का मकसद यहाँ एक मकदूर शख्सियत रफीकुल इस्लाम से मिलना है और इससे चंद मामलात तय करने हैं, लिहाजा हम पहले इससे मिलेंगे और बाद में शिकार के लिए सुंदरबन जाएंगे। मुझे थोड़ी बहुत बंगाली जुबान आती है। दूसरे रोज कैसर, मैं और मेरा नंबर 2 बाजार गए।
खलना में आवाज़ पाकिस्तान से ही फौजी छावनी थी और भारतीय बॉर्डर करीब होने की वजह से यहाँ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था जो जैसूर के डिवीज़न हेडक्वार्टर से मुंसलिक था। छावनी होने के बायस शहर इंतजामी असूलों में तकसीम था। 25 मार्च सन 71 से कबल इस छावनी में ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट भी मुतय्यन थी जिसमें खाल खाल मगरबी पाकिस्तानी फौजी भी थे और इसका कमांडर अफसर भी मगरबी पाकिस्तान का एक कर्नल था। इस रेजिमेंट ने बगावत करके अपने मगरबी पाकिस्तानी साथियों और अपने कमांडर अफसर को हलाक करके इसकी हमला बीवी और 11 साल बच्चे को भी मार डाला था और इसकी बीवी का पेट चाक करके बच्चे को निकाला और दोनों बच्चों के सर काटकर मुर्दा मां के सीने पर रखकर तस्वीरें उतरवाई थी जिन्हें बैनुल अक़वामी रसाइल ने 25 मार्च के पाकिस्तान के मिलिट्री एक्शन लेने के बाद अमन के चंद माह के दौरान शाया किया। खलना शहर और छावनी दोनों की हालत अबतर थी। भारत ने ज़ाहिरी तौर पर तो मशरकी पाकिस्तानियों की हमदर्दी और इन्हें पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के बहाने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन सकूत ढाका के बाद मुसलमानों से अपनी अज़ली दुश्मनी के बायस पूरे मशरकी पाकिस्तान की जो अब बांग्लादेश बन चुका था ईंट से ईंट बजा दी थी। मशरकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री, रेलवे और फौजी छावनियां बांग्लादेश के क़याम के बाद भी इनकी तोड़ फोड़, लूट मार और तबाही का खुसूसी निशाना बनी। भारत की इसी दोस्ती के पर्दे में छुपी दुश्मनी का जब बांग्लादेशियों को एहसास हुआ और इनकी आंखों ने भारत की अयारी और दुश्मनी देखी तो इस सारे साने के मौजिब मुजीबर रहमान को, जो इनका इंतहाई हर दिल अजीज और रेफरेंडम था, बमा सारे खानदान के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शोंगी किस्मत से इसकी बेटी हसीना वाजद इन दिनों बैरून मुल्क थी, लिहाजा इस फैमिली में से सिर्फ वही बाकी बची और आज भी भारत के ज़ेरे साया अपनी जज्बाती कौम को भारतीय फमुन्नों से बेवकूफ़ बना रही है। खलना शहर और छावनी दोनों की हालत इंतहाई खस्ता थी। बहुत सी इमारतें जो सन 71 की भारतीय गोलाबारी से मुतासर हुई थीं इस वक्त तक इसी हालत में थी। रफ़ीकुल इस्लाम खलना के मशहूर मारूफ शख्सियत था और इसके बारे में हमें यह भी बताया गया था कि जब भारतीय फौज दिसंबर सन 71 में खलना में दाखिल हुई तो इन्हें खुश आमदीद कहने और भारतीय अफसर और जवानों को फूलों के हार पहनाने में वो पेश था। खलना छावनी के इलाके में इसका आलीशान बंगला था। यहाँ पर इसके असर रसूख और छावनी में रैशगाह होने की वजह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली और इससे पहली मुलाकात में ही सोनिया को अपने साथ ले जाने की बात को मुअख्खर कर दिया। हमारे लिबास भी ऐसे नहीं थे कि हमें वो कोई अहमियत देता। बंगले के बरामदे में आधा घंटा इंतज़ार करवाने के बाद जब वो हमारे पास आया तो हमने इसे ये बताया कि हम भारतीय हैं और हमारे साथ हमारे भारतीय और थाई दोस्त भी हैं। सुंदरबन में शिकार का शौक हमें यहाँ ले आया है और हमें मालूम हुआ है कि सिर्फ आपकी मदद और तावन से ही हम शिकार के लिए गाइड और ज़रूरी सामान हासिल कर सकते हैं। मैंने खुद को भारतीय जनरल चौधरी का करीबी अजीज़ बताकर मुतारफ़ करवाया। सन 65 की जंग के दौरान भारतीय कमांडर इन चीफ चौधरी, जिसे भारत में बने वजीयत नामी टैंक पर बड़ा नाज था और जिनका चुंडा के मैदान में जंग में पाकिस्तानी फौज ने सिटिंग डक बैठी हुई बतखों की तरह अपनी आर और बजूका से इतनी अच्छी तरह से शिकार किया था कि इन टैंकों की रजमट को, जिन्हें जनरल चौधरी ने लीड किया, स्याह हाथी का नाम देकर नाकाबिले तस्खीर बयान किया था। खुद इनकी फौज के लिए राजपोस के हाथी साबित हुए। इन्हें टैंकों और पाकिस्तानी बेखबरी में हमला करने के बाद जनरल चौधरी ने दावा किया था कि 6 सितंबर सन 65 की शाम को विस्की का पैक वो लाहौर जिमखाना में पिएगा। इसने भारतीय हुकूमत को अपनी कामयाबी का इस हद तक यकीन दिलाया था कि भारतीय महकमा इत्तलात ने